हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के सर के साथ। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रीएम्बल के बारे में समझा था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है। उसके बारे में हमने डिटेल के साथ कवर किया था कि हमारी जो प्रीएम्बल है उसकी हमने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया, लैंग्वेज कहाँ से लिया, सारा कुछ कवर कर लिया था। ठीक है, ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो बहुत लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए होने वाली है। एंड ये एनसीईआरटी को कवर करते हुए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं, जैसे कि पहली बार इससे पहले वाले जो क्लास थी उसमें मैंने आपसे बोला था कि आने वाले टाइम में हम कवर कराएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। क्या बोला था? भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में बात की थी। तो अब वो समय आ चुका है जब हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं भारत का निर्वाचन आयोग। क्या कंप्लीट कराने जा रहे हैं हम? भारत का निर्वाचन आयोग। तो बिना समय गवाए, और चैनल के बारे में डिटेल फर्स्ट क्लास में दे रखी है, तो जो भी नए स्टूडेंट आकर के जुड़ते हैं चैनल पर, तो वो हमारी फर्स्ट क्लास देखकर हमारे चैनल के बारे में जान सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए समय को ख़राब ना करते हुए करते हैं स्टार्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए देखिए, अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसे हम हिंदी में भारत का निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग भी इसको हम बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में जानेंगे कि भाई ये क्या काम करता है, ठीक है, कब बना था, इसकी हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं, पहले कितने मेंबर थे, कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए, और कौन कौन से आर्टिकल में आता है, संविधान किस पार्ट में आता है, सब कुछ डिटेल के साथ जानेंगे। टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ईसीआई होता क्या है क्या ये? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या करता है? इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम कराता है। क्या कराता है ये? इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम ये करवाता है, जिसे हम ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, या इसी चुनाव निर्वाचन आयोग बोलते हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग। अब देखिए, अगर बात की जाए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई इसको कब स्थापित किया गया था। हाँ, यहाँ पे जो कंटेंट होगा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, ताकि स्क्रीनशॉट से क्या होगा कि आपके पास ये कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको कब स्थापित किया गया। तो देखिए, इसको स्थापित किया गया था 25 जनवरी 1950 को। कब स्थापित किया गया? 25 जनवरी 1950 को इसको स्थापित किया गया था। और जो ईसीआई है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है ये? संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय, मतलब संविधान के द्वारा इसे बनाया गया। कब बनाया गया, कब स्थापित किया गया? 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को इसको स्थापित किया गया। अगर आगे हम बात करें तो ये हमारे संविधान के पार्ट नंबर, मतलब भाग नंबर 15 में आता है। किस में आता है? भाग नंबर 15 में आता है। तो याद रखना है, चुनाव से संबंधित कोई भी मामला हो हमारे संविधान के कौन से भाग में आएगा? हमारे संविधान के भाग नंबर 15 में, भाग नंबर 15 में आएगा। अब ये देख लेते हैं कि भाग नंबर 15 में ही सारे इलेक्शन से संबंधित मामले आएंगे, पर हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये सारे आर्टिकल इसमें कवर किए जाते हैं। तो याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब चुनावों से संबंधित कौन सा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो पार्ट नंबर 15 है, 15 है। और अगर बात की जाए कि इलेक्शन से संबंधित, चुनावों से संबंधित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक हमारे आर्टिकल आते हैं। अब देखिए, अब हमने ये बात कर ली कि भाई कब स्थापित हुआ था, हमने ये बात कर ली कि भाई संवैधानिक निकाय है, हमने ये बात कर ली किस पार्ट में आता है, हमने ये बात कर ली कि भाई कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये काम क्या करता है। अब हम क्या बात कर लेते हैं कि ये काम क्या करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चुनाव करवाता है। क्या करवाता है? चुनाव
करवाता है, मतलब इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। क्या कराता है? इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम इसका है। ठीक है, इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम किसका है? चुनाव निर्वाचन आयोग का है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। देखिए, तो अब जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये किस किस के इलेक्शन कराता है? भाई हमने देखा कि ये क्या कराएगा, ये इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम करता है। तो ये किस किस के इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा, थोड़ा इधर देख लेते हैं। देखिए, ये एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। मतलब कि ये कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है? लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन, और राष्ट्रपति के इलेक्शन, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या क्या काम करता है? इलेक्शन कंडक्ट कराता है। कौन कौन से? लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, राज्यसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन कंडक्ट कराएगा और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम करता है। ये कौन करता है? ये हमारा करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये अगर हम आगे बात करते हैं तो हमने ये देख लिया, सबसे पहले देखा कि भाई कब स्थापित हुआ था, उसके बाद देखा कि भाई ये एक संवैधानिक निकाय है, क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हमने देखा कि संविधान के किस पार्ट में आता है, उसके बाद हमने देखा कि इसमें किस आर्टिकल से है कि किस आर्टिकल तक आता है, उसके बाद हमने देखा कि काम क्या करता है। तो काम करता है भाई इलेक्शन को कंडक्ट कराने का। क्या काम करता है? इलेक्शन को कंडक्ट कराने का ये काम करता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराएगा, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके इलेक्शन को ये कंडक्ट कराने का काम करता है। अब देखिए, चलते हैं अपन आगे। तो देखिए, अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले एक आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उस आर्टिकल का नंबर है 326। क्या नंबर है इसका? 326। इस आर्टिकल के बारे में आपको क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि यही है हमारा आर्टिकल राइट टू वोट। ये क्या है? हमारा राइट टू वोट। जो राइट टू वोट की हम बात करते हैं, मतदान का अधिकार। किसका? मतदान का अधिकार। यही है हमारा मतदान का अधिकार वाला आर्टिकल। इसे एक और वर्ड से नाम जाना जाता है, एक और शब्द के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जिसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब बोले तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो देखिए, इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको एक आर्टिकल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस आर्टिकल, ये आर्टिकल 326, इसको राइट टू वोट कहा जाता है। मतदान का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, इसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अभी हमने देखा, तो इसमें भी क्या हुआ था, इसमें जैसे कि आपने पहले सुना होगा कि भाई वोट डालने की एज पहले 21 थी, फिर बाद में वोट डालने की एज 18 रह गई। तो यही तो है ये वोट डालने की, भाई वोट इसी के द्वारा डाले जाते हैं। तो राइट टू वोट क्योंकि इसी में है, तो आर्टिकल 326 में भी परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए हैं। आर्टिकल 326 में भी क्या हुए हैं? बदलाव हुए हैं। अब इसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं और कब वोट डालने की एज 21 थी और कब वोट डालने की एज 18 रह गई, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं अपन आगे। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 326 की, तो ये हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मतलब अगर बोले तो संवैधानिक अधिकार है। क्या है ये? संवैधानिक अधिकार
है। मतलब ये हमारा क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या नहीं है? फंडामेंटल, ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारा क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। जैसे कि काफी सारे बच्चे जानते होंगे कि राइट टू वोट हमारा क्या है, एक मौलिक अधिकार है। राइट टू वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, अब देखिए आगे, इसमें कुछ बदलाव हुए। क्या हुए? कुछ चेंजेस हुए, कुछ चेंजेस हुए, कुछ क्या हुए, बदलाव हुए। अब देखिए बदलाव कौन कौन से हुए वो देख लेते हैं कि भाई अब हम देखने जा रहे हैं कि कब वोट डालने की एज क्या रही थी या कब वोट डालने की एज क्या थी। देखो, अब अगर हम बात करें तो जो 1988 तक, 1988 तक आर्टिकल 326 में जो वोट डालने की एज थी, वो वोट डालने की एज क्या थी? वो वोट डालने की एज थी 21 ईयर। वोट डालने की एज क्या थी? 21 ईयर। मतलब 1988 तक जो आर्टिकल 326 है उसमें राइट टू वोट की एज क्या है, वोट डालने की एज क्या है? तो उसमें वोट डालने की एज है भाई 21 ईयर, 21 साल। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसमें चेंजेस कब आया, तो 1988 में ही क्या हुआ, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 61वां संविधान संशोधन आया, और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1988 में क्या आया, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, और 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही क्या किया गया, वोट डालने की एज 21 से घटा करके कितनी कर दी, 18 कर दी। 21 से कितनी कर दी, 18 कर दी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि भाई 1988 तक जो हमारा था, 1988 तक तो क्या था कि भाई आर्टिकल 326 में वोट डाल, जो एज थी वोट डालने की वो कितनी थी, 21 ईयर थी। और 1988 में ही, इसी साल में ही क्या आया, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जिसमें वोट डालने की एज 21 से 18 कर दी, 18 कर दी 21 साल से। ठीक है, अब देखिए, चलिए तो अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। तो अपन ने पहले क्या जाना, आर्टिकल 326 के बारे में पूरा जाना। अब देखिए थोड़ा आगे, चलिए अब बात करते हैं वापस हमारे मेन टॉपिक की। ये हमने 326 के बारे में जान लिया है कि भाई हमारी राइट टू वोट कितनी है अभी प्रेजेंट टाइम में, और पहले कितनी थी। अब वापस बात करते हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, अब बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, अगर हम बात करें तो पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, सिंगल मेंबर बॉडी पहले हुआ करती थी। बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, बाद में इसको क्या बनाया गया, मल्टी मेंबर बॉडी। बट जब ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी तो इसमें केवल एक अधिकारी हुआ करता था, जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको कहा जाता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता था। केवल एक ही मेंबर हुआ करता था। बाद में इसको बना दिया गया मल्टी मेंबर बॉडी। बाद में इसको क्या बना दिया गया, मल्टी मेंबर बॉडी इसको बाद में बना दिया गया। अगर इधर बोले तो एक सदस्य निकाय कहेंगे। क्या कहेंगे, एक सदस्य निकाय। ठीक है, अगर इधर कहेंगे तो क्या कहेंगे, बहु सदस्यीय निकाय। तो देखिए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करते थे, एक सदस्यीय निकाय, बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। और जैसे ही इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया तो मल्टी मेंबर बॉडी बनाते ही इसमें फिर हो गए 3 मेंबर। कितने हो गए, जैसे ही इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया तो मल्टी मेंबर बॉडी बनाते ही इसमें कितने मेंबर हो गए, 3 मेंबर हो गए थे। और तीनों के नाम क्या है, तो एक होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक क्या होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और हमारे 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। 2 क्या होते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर। तो एक हमारे हो जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हो जाएंगे हमारे इलेक्शन कमिश्नर। तो जैसे ही मल्टी मेंबर बॉडी इसको बनाया गया तो मल्टी मेंबर बॉडी बनाते ही अब इसमें 3 मेंबर हो गए हैं, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर। अब अगर आगे बात करें तो इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है, अगर आगे बात करें
तो इन तीनों को जो अपॉइंट करता है, अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, मतलब इन तीनों को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? हमारी राष्ट्रपति जी इन तीनों को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और इनकी पावर सेम होती है, क्या होती है? इक्वल पावर। इक्वल पावर, इन तीनों की पावर क्या होगी? सेम होगी, इक्वल पावर होगी, ठीक है ना, तीनों की। अब बात कर लेते हैं और आगे। तो अब देखिए, अगर देखा जाए तो इनको जो दर्जा दिया जाता है, इनको जो दर्जा दिया जाता है और इनको जो सम्मान दिया जाता है, इनको जो दर्जा दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, वेतन, ये सब किसके बराबर होते हैं? ये सब होते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर ये होते हैं। किसके बराबर होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो जज होते हैं हमारे, उनके बराबर होते हैं। तो याद रखना है कि जो हमारे ये तीनों है, सीईसी और 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनको अपॉइंट करने का काम कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति जी इनको अपॉइंट करने का काम करेंगे। पावर इनकी इक्वल होती है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो इनको जो सम्मान दिया जाएगा, जो दर्जा दिया जाएगा, जो वेतन दिया जाएगा, वो किसके बराबर होता है? वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होता है। और इनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता। हटाने की प्रक्रिया भी वही, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान इनको हटाने की प्रक्रिया होती है। अब देखिए आगे, अब अगर हम आगे बात करें तो अभी हमने देखा कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी, जब एक सदस्य हो करता था, पर मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, 3 मेंबर हो गए, ठीक है ना। अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति जी करेंगे। इक्वल पावर, दर्जा, सम्मान, वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनका होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए, तो देखिए अब करते हैं हम आगे बात। अब आगे बात करते हैं तो देखिए, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में प्रेजेंट टाइम, पहले हमने इसमें देखा था कि ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? सिंगल मेंबर बॉडी। बाद में हमने देखा कि इसमें ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। अब जब ये मल्टी मेंबर बॉडी बनी है तो इसमें क्या है? एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। 2 क्या होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब अगर आगे बात करें हम तो देखिए, इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड की बात करें तो 6 ईयर या 65 ईयर्स, 6 ईयर या 65 ईयर्स, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए वही इनका क्या होगा? कार्यकाल होगा। अब देखिए, अगर बात की जाए आगे तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर IAS रैंक का ऑफिसर होता है। क्या होता है? ये IAS रैंक का अधिकारी होता है। IAS रैंक का ऑफिसर होता है भाई हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और हमने इनके वेतन, सम्मान, इन दर्जा, इनकी सबकी बात कर ली थी। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं कि भाई ये कब सिंगल मेंबर बॉडी थी एंड कब इसको डबल मेंबर, मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कब ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, कब इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। देखिए, अगर हम बात करें तो जो हमारी ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पहले क्या थी? सिंगल मेंबर बॉडी थी। हिंदी में बोलेंगे तो एक सदस्यीय निकाय थी। क्या थी ये? एक सदस्यीय निकाय ये थी पहले, ठीक है ना। अब देखो ये कब थी? तो ये हमारी एक सदस्यीय निकाय थी 1950 से लेकर के 1989 तक, मतलब 1950 से लेकर के 1989 तक हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल मेंबर बॉडी, एक सदस्यीय निकाय थी। हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है सिंगल मेंबर बॉडी थी, एक सदस्यीय निकाय थी। कब? जब इसे बनाया गया 1950 में। तो 1950 से लेके 1989 तक, मतलब 1950 से लेकर के 1989 तक ये क्या थी? सिंगल मेंबर बॉडी थी। अब चलते हैं थोड़ा आगे का, अब देखते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए इसमें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, अब चलते हैं अपन आगे। तो देखो, उसके बाद में 16 अक्टूबर 1989 को यहाँ पे आया अपना
61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या आया? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जिसमें वोट डालने की एज को 21 से रिड्यूस करके कितना कर दिया? 18 कर दिया। मतलब 16 अक्टूबर 1989 में 61वां संविधान संशोधन आया, जिसमें वोट डालने की एज को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। वोट डालने की एज को कितना कर दिया? 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया। अब देखिए आगे, तो यहीं पर जब वोटिंग एज 18 साल कर दी गई, वोटिंग एज कितनी कर दी गई? 18 ईयर कर दी गई, और इसी समय पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको क्या बना दिया गया? मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, मतलब बहु सदस्यीय निकाय इसको बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बहु सदस्यीय निकाय इसको बना दिया गया। किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल मेंबर बॉडी थी। कब से कब तक? तो 1950 से लेके 1989 तक। ये तो थी कौन सी? सिंगल मेंबर बॉडी। कौन सी थी? सिंगल मेंबर बॉडी थी। बाद में इसको 1989 16 अक्टूबर 1989 को ही इसको किस में चेंज कर दिया गया? मल्टी मेंबर बॉडी में। किस में चेंज कर दिया गया? मल्टी मेंबर बॉडी में इसको चेंज कर दिया, मतलब बहु सदस्यीय निकाय इसको बना दिया गया। तो हमने ये भी देख लिया कि भाई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कब सिंगल मेंबर बॉडी थी एंड उसको कब मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। हमने ये भी देख लिया कि ये क्या होती है, क्या काम करती है, इनके जो अधिकारी होते हैं वो कितने होते हैं, कौन सी रैंक का कौन सा अधिकारी है, एंड उनका एज टर्म, उनका जो टाइम पीरियड होता है काम करने का वो कितना होता है। सब कुछ हमने डिटेल के साथ देख लिया। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखो, अब अगर हम बात करें आगे, तो 1990s में 1990 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको वापस चेंज किया गया और बना दिया सिंगल मेंबर बॉडी। जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको 1990 में वापस चेंज करके सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया, और फिर से 1993 में 1993 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वापस क्या बना दिया? मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। मतलब पहले ये क्या थी? मतलब इसको 1990 में दोबारा क्या बना दिया गया था? एक सदस्यीय निकाय। एक सदस्यीय निकाय इसको बना दिया गया था। वापस इसको 1993 में क्या बना दिया? बहु सदस्यीय निकाय इसको बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बहु सदस्यीय निकाय इसको बना दिया गया। तो देखो कितनी बार चेंजेज हुए? 4 बार चेंजेज हुए हैं। देखिए एक बार फिर से मैं बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ कब कब चेंजेस हुए हैं, बिल्कुल ध्यान देना है आपको। इधर देखिए, सबसे पहले हमारी ये थी 1950 से लेकर के 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी। क्या थी ये? हमारी सिंगल मेंबर बॉडी थी, ठीक है, एक सदस्य निकाय जिसको बोलते हैं। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को इसको बना दिया मल्टी मेंबर बॉडी। ये एक सदस्य है, ये बहु सदस्य है, ठीक है। तो देखिए 1950 से 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी थी। 16 अक्टूबर 1989 को इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, और 1990s को इसको वापस सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। इसको वापस क्या बना दिया गया? सिंगल मेंबर बॉडी, मतलब वही एक सदस्य। क्या बना दिया गया? एक सदस्य निकाय बना दिया गया। और अगर हम आगे बात करें तो 1993 में, कब? 1993 में वापस इसको मल्टी मेंबर बॉडी क्या बना दिया गया? मल्टी मेंबर बॉडी, मतलब कि बहु सदस्य निकाय इसको बना दिया गया। तो देखिए कितनी बार चेंजेज हुए हैं? 4 बार चेंजेज हुए हैं। सबसे पहले सिंगल मेंबर बॉडी, फिर मल्टी मेंबर बॉडी, फिर सिंगल मेंबर बॉडी, फिर मल्टी मेंबर बॉडी, ठीक है। तो ये आपको डिटेल के साथ में पढ़ाया जा रहा है। तो 4 बार, एक बार यहाँ पे, मतलब पहली बार तो सिंगल मेंबर ही बॉडी थी। नॉर्मली अपन बोल सकते हैं कि 3 बार चेंजेस हुए हैं। नॉर्मली क्या बोल सकते हैं
कि 3 बार चेंजेस हुए। फर्स्ट में जब बनी थी तो सिंगल मेंबर बॉडी ही बनी थी, फर्स्ट में जब बनी थी तो क्या बनी थी, सिंगल मेंबर बॉडी ही बनी थी। फिर बाद में इसको मल्टी मेंबर किया गया, फिर सिंगल मेंबर किया गया, फिर मल्टी मेंबर इसको किया गया। तो मतलब 3 बार चेंजेस हुए हैं। कितनी बार बदलाव किए गए हैं, 3 बार बदलाव किए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो देखिए अब चलते हैं आगे। देखिए तो देखिए अब चलते हैं हम आगे। अब थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा करंट से रिलेट कर लेते हैं। मतलब हम देख लेते हैं कि हमारे प्रेजेंट टाइम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और बाकी के हमारे जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन कौन है। तो देखिए जो प्रेजेंट टाइम के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कौन है और 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं। तो देखिए अगर बात करें हमारे प्रेजेंट टाइम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो वो हैं राजीव जी। कौन है वो, राजीव जी। और अगर बात करें हम हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर की तो एक का, उनमें से एक का नाम है अनूप चंद्र जी। क्या नाम है उनका, अनूप चंद्र जी। और अगर एक की बात करें तो उनका नाम है अरुण गोयल। अरुण गोयल, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम के हमारे जो CEC हैं वो कौन है, वो हैं हमारे राजीव कुमार जी। क्या है, राजीव कुमार जी। वो हमारे कौन है, राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। तो CEC कौन है हमारे प्रेजेंट टाइम के, राजीव कुमार जी। इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, अनूप जी। कौन है हमारे, अनूप जी, ठीक है। और एक और इलेक्शन कमिश्नर है हमारे अरुण जी। कौन है हमारे, अरुण जी, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी, प्रेजेंट टाइम के इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र जी और प्रेजेंट टाइम के एक और इलेक्शन कमिश्नर अनूप गोयल। तो हमने ये देखा कि प्रेजेंट टाइम में क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ पर। अब देखते हैं थोड़ा अपन आगे। ये हमने देख लिया सारा की सारा, ये हो गया है। अब अगर हम आगे बात करें तो फर्स्ट पहले हमारे CEC कौन है ये भी जान लेते हैं कि भाई हमारे पहले CEC कौन है। तो हमारे जो पहले CEC हैं वो है हमारे सुकुमार सेन। कौन है, सुकुमार सेन जी हैं। कौन है, सुकुमार सेन जी हमारे क्या हैं, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, तो सुकुमार सेन जी हैं। और अगर बात करें पहला जनरल इलेक्शन, अगर हम बात करें कि हमारा पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था, तो हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 से लेके 1952 में। कब हुआ था, 1951 से लेके 1952 में हमारा क्या हुआ था, पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। तो ये हमने डिटेल के साथ जाना। अब देखिए तो हमने पूरा देखा कि भाई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है। वो क्या करता है, इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम करता है। तो देखिए अब ये हमारी जो है, ये हमारी क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बारे में टोटल क्लास हो चुकी है। एंड ये क्लास सभी एग्जामों में काम आने वाली है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पर भी। अब देखिए इसमें हमने देखा कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम करता है। एंड अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल, 2 लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो फिर लोकल लेवल पर कौन कराएगा, तो लोकल लेवल पर इलेक्शन को कंडक्ट कराने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। किसकी होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, जिसको हम SEC बोलते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। वो लोकल लेवल पर इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम करता है। और लोकल गवर्नमेंट में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हम उसको लाए थे 1992 में, जिसमें ग्राम पंचायतें और नगर पालिका और नगर परिषद आती हैं। पर यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे केवल हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने आए थे, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया क्लास। लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाली अगली क्लास में। लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाली अगली क्लास में। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दें, और कोई कमी लगी हो क्लास में तो मुझे जरूर बताएं, ताकि आने वाली क्लास में मैं उसका ध्यान रखूं। धन्यवाद।